हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हाउ। स्वागत है आपका एग्जाम हाउ में। और आज का जो हमारा वीडियो होगा फ्लूइड डायनामिक्स पार्ट 2 का होगा। और इससे पहले हमने फ्लूइड डायनामिक्स पार्ट 1 फिनिश कर दिया। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें आप सर्च कर लेना, आपको फ्लूइड डायनामिक्स पार्ट 1 वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज जो हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि हमने पीछे वाले जो भी लास्ट लेक्चर रहा था उसके बाद का हम पढ़ेंगे। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं, तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद से बेल आइकॉन वगैरह जो भी है आप उसे प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह अप टू डेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने इससे लास्ट वाले वीडियो या फिर लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि हमने इसमें बर्नौली इक्वेशन पढ़े थे, हमने उसे अच्छे से समझा था। उसके बाद से यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे और यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और अलोंग द स्ट्रीमलाइन इन दोनों को पढ़ा था। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का क्या एप्लीकेशन है और उनका किस तरीके से हम एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो भी रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है, तो आज हम उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं अपना ये चैनल, अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। सबसे पहले हम बर्नौली इक्वेशन का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें तीन चीज़ें हैं। पहला वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और पीटो टिप। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये तीन ही हैं। ठीक है, ये तीन मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन देखे हैं, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और पीटो टिप में से बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, बताऊँगा किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, और इससे क्या क्या फॉर्मूले हैं, छोटे मोटे जो फॉर्मूले पूछते हैं वो सारा हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर यहाँ पे आप फिगर में देखो, वेंचुरी मीटर का पूरा फिगर यहाँ पे बना हुआ है। एक्चुअली क्या है कि वेंचुरी मीटर ये बहुत ही सेंसिटिव है, हाई सेंसिटिव डिवाइस होती है। जो भी हमने पीटो टिप या फिर ऑरिफिस मीटर हमने देखा, तो उससे ज़्यादा ये कॉस्टली भी है, ये काफ़ी सेंसिटिव भी है, और इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आता है, इंस्टॉलेशन टाइम आता है, वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमें पढ़ना है, इसमें हम सिर्फ फार्मूले को देख लेते हैं। अगर आप इस फार्मूले को डिराइव भी करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। तो पहले आप क्या करोगे कि बर्नौली इक्वेशन में अप्लाई करोगे। आप फिगर में देखो, वहाँ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना है। ये पहला काम रहा। ठीक है, दूसरा, डिस्चार्ज का आपको इक्वेशन पता है कि A1V1 इक्वल टू A2V2। ठीक है, तो इस इक्वेशन, इन दो इक्वेशन का, और पहला बर्नौली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का ये क्या आप अगर आप अप्लाई करोगे और इसमें सॉल्व करोगे तो आपको ये जो भी दो फार्मूले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं डिस्चार्ज का, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला ये जो फार्मूला है ये थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। ठीक है, जिसको हम थियोरेटिकल डिस्चार्ज कहते हैं। और उसके बाद से दूसरा वाला फार्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया या फिर लिख रखा है, ये है एक्चुअल डिस्चार्ज। ठीक है, और आप देखोगे कि इन दोनों फार्मूले में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिसिमिलरिटी है। जैसे कि थियोरेटिकल डिस्चार्ज में क्या है कि थियोरेटिकल डिस्चार्ज को हमने पूरा का पूरा उठाकर यहाँ पे आप देखो, ये थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। ठीक है, बस इसमें क्या क्या हमने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, मतलब CD, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और हमने इसका सिंपली से मल्टीप्लाई कर दिया है और हमें एक्चुअल डिस्चार्ज मिल गया। ठीक है, अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या आता है, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है कि इसका बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला, जिससे आप याद भी कर सकते हो। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट ये चीज़ याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, ये होता है आपका एक्चुअल डिस्चार्ज। ठीक है, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, थियोरेटिकल डिस्चार्ज का CD में मल्टीप्लाई कर देना होगा। इसका इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दूसरी चीज़ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि अगर आप गेट की अगर हम बात करें या फिर ES वगैरह की बात करें, और सबसे ज़्यादा ये SSC में और RRB में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि CD की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है या फिर क्या होती है, और इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक है, कुछ किताबों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ 0.94 टू 0.98 तक कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 0.02 का अगर वेरिएशन है तो इतना मतलब आप चल सकता है, इतना आप इसे मतलब कर सकते हो। उसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा वो मतलब बहुत ज़्यादा वेरी करके दिया रहता है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे फार्मूले में जो एच है, जो ठीक है, जो फार्मूले में एच है, हम इसको सिंपली क्या बोलते हैं कि पीजियोमेट्रिक हेड डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीजियोमेट्रिक हेड डिफरेंस बोलते हैं। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि आप यहाँ पे देखो कि पीजियोमेट्रिक हेड डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक अलग से फॉर्मूला है। देखो ये जो एस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हाई डेंसिटी का जो फ्लूइड है, जो हमने मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसे हम बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और जो एस पी लिखा हुआ है, ये है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग ऑन पाइप। ठीक है, तो जो पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, और वाई क्या है कि कोई भी अगर हम यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज कर रहे हैं, तो उन दो फ्लूइड के बीच में जो डिफरेंस होता है, ये उसकी वैल्यू है वाई। ठीक, अगर हमको इस वाले फिगर में दिखाते हैं कि ये है, देखिए डिफरेंशियल मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, डिफरेंशियल यू मैनोमीटर या यूट्यूब मैनोमीटर, ऐसे किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है। तो यहाँ पर आप देखो जो डिफरेंस है, एक तो ये हाई डेंसिटी फ्लूइड है और उसको लो डेंसिटी फ्लूइड है, मतलब ये पाइप का फ्लूइड है और ये एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ये वाई दे रखा है। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले का। अगर जो भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड, उसकी डेंसिटी अगर पाइप के फ्लूइड से कम होती है, तो सिंपल हम इसका फॉर्मूला कर देंगे, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, आप इसको बोल सकते हैं कि लो डेंसिटी। ठीक है, लो डेंसिटी, उसके बाद से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पाइप फ्लूइड। ठीक है, और इसमें वाई का मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हमें फाइंड इससे हम क्या पता कर लेंगे, पीजियोमेट्रिक हेड डिफरेंस। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, ये चीज़ काफ़ी आसान है। तो इस चीज़ को आपने देख लिया और समझ लिया। ठीक है, दूसरी चीज़ जो पूछता है एग्जाम में पूछता है थ्रोट रेशियो, आपको ये दे देगा d2/d1 के मतलब कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये SSC JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन, 1/4 to 3/4 के बीच में ये वेरी करता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि CD की वैल्यू 0.96 से 0.98 या फिर 0.94 से 98 तक ये वेरी करता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेंचुरीमीटर में, वो ये है कि अगर ये इसका एंगल पूछता है, जो अभी अब ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको कन्वर्जेंस एंगल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एंगल इसकी वैल्यू होती है आपकी 15 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे होता है 15 डिग्री to 20 डिग्री इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पे जो अभी हमने किसका बात किया, कन्वर्जेंट की बात किया, और यहाँ पे डाइवर्जेंट है ये। ठीक है, ये डाइवर्जेंट एंगल इसका होता है 6 डिग्री to 7 डिग्री। ठीक है, मोस्टली 7 डिग्री का ही यूज किया रहा है। जब एग्जाम में आप देखोगे तो 7 डिग्री दिया रहेगा, और किसी किसी बुक में 9 डिग्री भी 9 डिग्री तक दिया रहता है। तो कोई इशू नहीं है, उस चीज़ का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो याद करने के लिए या फिर आपको जो ध्यान देने की चीज़ है, पहला तो फार्मूला देख लेना। ठीक है, फार्मूला इसमें अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो आप कर सकते हो, ये काफ़ी थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल आ जाता है। बट अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो CD की वैल्यू आपको पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। दूसरा इसमें ये थ्रोट रेशियो पूछेगा। ठीक है, थ्रोट रेशियो के बाद से पूछ सकता है आपका ये डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का एंगल। तो ये चीज़ें वेंचुरीमीटर में से ये पूछ सकता है। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर इससे ये पूछेगा कि वेंचुरीमीटर हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वेंचुरीमीटर हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका हम करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, वेंचुरीमीटर और फेज मीटर दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आसपास यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि इस चीज़ को आप रिकॉल कर सकें, रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो मेजर करने का। नेक्स्ट हमारे पास जो अदर डिवाइस है, जो ऑफिस मीटर है, सिमिलर टू ये भी मतलब इसका जो वर्किंग फंक्शन है वेंचुरीमीटर से ये मिलता जुलता है, बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा ज्योमेट्रिक डिफरेंस है। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिफरेंस है। फॉर्मूला आप देखो, फॉर्मूला सेम है, बस कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे एक हम जो कोफिशिएंट, ये हाइड्रोलिक कोफिशिएंट बोलते हैं, एक्चुअली इसे हाइड्रोलिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जो भी अभी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज देखा था आपने, अभी इसको हम क्या बोलते हैं, CC को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। CC को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके भी देखो डिस्चार्ज, ये CD की वैल्यू होती कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ऑफिस मीटर में CD की जो वैल्यू है वो वेरी करती है आपकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.64 से 0.76 के बीच में CD की वैल्यू ऑफिस मीटर के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑफिस मीटर के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये CD की वैल्यू यहाँ तक ये वेरी करती है। इसमें जो H है ये भी सेम है, पीजियोमेट्रिक हेड डिफरेंस। इसको फाइंड करने के लिए हम सेमलेस इन दो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करके हम इसे इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें जो समझने के लिए कि वेना कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, देखो वेना कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि यहाँ पे आप ऑफिस मीटर का फिगर में देखो, यहाँ पे जो प्लेट दे रखी है, ये इस प्लेट की मैं बात करूँ, इन दोनों प्लेट के बीच में जो देखो कुछ एरिया है। ठीक है, ये तो एरिया थ्रोट एरिया हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते
थ्रोट एरिया। इसके बाद सब जगह जो फ्लो करेगा तो यहाँ पे कुछ हल्का सा, यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही मतलब कि एक तरह से यहाँ पे पतली सी एक मतलब धार सी ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। और ये जो वेना कॉन्ट्रैक्टा का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये थ्रोट एरिया या फिर ऑरिफिस एरिया जो भी होता है, ऑरिफिस मीटर का ये जो ऑरिफिस एरिया है, इससे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखोगे। अब यहाँ पे देखो जो भी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू जो होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि एरिया, यहाँ पे जो एरिया है जिसको आप बोल सकते हैं कि जेट एरिया बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जेट एरिया और जेट एरिया और थ्रोट एरिया का ये क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टर, वीसी देखो वेना कॉन्ट्रैक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑरिफिस, ठीक है, एरिया ऑफ और ओरिफिस, एरिया ऑफ ओरिफिस, ठीक है। मतलब कि जो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ओरिफिस है, ठीक है, एरिया ऑफ ओरिफिस कौन से, A0 है। और उसके बाद एरिया ऑफ जेट या फिर आप बोल वेना कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि यहाँ पे A2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है A2 डिवाइडेड बाई A0। तो ये हो गया हमारा CC की वैल्यू हो गई, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद और इसमें कुछ खास तौर पर रहा नहीं, बाकी सबको इसका भी इस्तेमाल करते हैं, रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए करते हैं, एक चीज़ और रखिए, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है ये, मतलब कि इसमें क्या न्यूमेरिकल पूछते हैं या फिर CD की वैल्यू पूछेगा या फिर ये पूछ लेगा आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछ लेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास पिटोट ट्यूब है। पिटोट ट्यूब में देखो, इसमें से एक क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन है जो ESC में भी पूछा हुआ है, RRB में भी, रेलवे में पूछा हुआ है, RRB JEE में पूछा हुआ है, SSC JEE में पूछा हुआ है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊंगा उस क्वेश्चन के बारे में। पहले हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो ये है, इसको यहाँ जो पिटोट ट्यूब का हम इस्तेमाल करते हैं, पिटोट ट्यूब को क्या इस्तेमाल करते हैं, वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम करते हैं, एक कोई भी पाइप है यहाँ पे, ये ठीक है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इसमें हम क्या, एक पतली सी पिटोट ट्यूब जैसी ट्यूब हम यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद हम इसकी हाइट को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से हम हाइट को मेजर करते हैं और सिंपल से ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें पुट करते हैं वैल्यू, उसके बाद से हम वेलोसिटी इस फ्लो के हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है इसका। और यहाँ पे भी देखो, आप अगर आप पीजियोमेट्रिक हेड डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर यहाँ पे U2 मैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंस मैनोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका SM क्या है, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, और ये आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड विच फ्लो इन द पाइप, ठीक है। ये पाइप में जो भी फ्लो कर रहा है फ्लूइड, ये उसका है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को पुट करके आप निकाल सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो पूछता है एग्जाम में, वो ये है स्टैग्नेशन पॉइंट के बारे में पूछता है। तो स्टैग्नेशन पॉइंट होता क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। स्टैग्नेशन पॉइंट देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट S दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट आपको S दिखा रहा है, इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है 0, ठीक है। जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है इस पॉइंट पे 0 हो जाती, उसी पॉइंट को हम स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। उसको पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन, ठीक है। पर मैं लिखता हूँ स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ देता है एग्जाम में कि स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है या फिर स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, स्टैग्नेशन पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है और पिटोट ट्यूब से हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं और फॉर्मूला आपके सामने ही। तो ये 3 चीज़ हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। और आपको ये जो पीजियोमेट्रिक हेड डिफरेंस है, ये आपको तीनों में देख लेना, तीनों में फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तीनों का तीनों में मतलब 3 मतलब कि आप इसमें ऑरिफिस मीटर में भी देख लो, ऑरिफिस मीटर में भी, और यहाँ पे आपको वेंचुरी मीटर में भी, तीनों में देखोगे तो फॉर्मूला ये सेम है। आप H की वैल्यू ये नहीं कि जो हाइट है आप वहीं पे मेजर कर देना। अगर ये U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर दे रखा है तो आप यहाँ पे H की वैल्यू पीजियोमेट्रिक इस मतलब H की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज आप सिंपली H की वैल्यू पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो है कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की हम बात करें अगर, तो देखें यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलो ठीक है, यहीं पे देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ पढ़ा है। पहला कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये 3 चीज़ पढ़ा है। और इन तीनों में क्या होता है कि आपस में एक रिलेशन होता है, जिसको हम आप देखते हैं कि इन तीनों का आपस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और डार्क में करके लिखता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछता भी है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये 2 फॉर्मूले, 2 नहीं एक ही हैं, इन दोनों में से किसी भी एक को आप ध्यान रखना।
ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और ये इनमें से कोई ने एक जरूर पूछ देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी इनमें ध्यान रखना। ये 3 डिवाइसें थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद कुछ और डिवाइड मैं कह रहा हूँ, कुछ डिवाइसें हैं जिसके बारे में पूछता है, तो बता देता हूँ कि उनके वर्किंग क्या होता है, उनमें मतलब क्या क्या यूज होता है। तो देखो, अगर हम बात करें तो पहला जो पूछता है एग्जाम में, तो वो बेंड मीटर का पूछेगा, ठीक है। बेंड मीटर, तो बेंड मीटर का ये पूछेगा कि मतलब क्या मेजर करते हैं। तो बेंड मीटर से हम, इसे भी हम क्या, रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं, ठीक है। बेंड मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, रेट ऑफ फ्लो मेजर। उसके बाद से दे देगा रोटेटामीटर, ठीक है। रोटामीटर, यहाँ पे रोटामीटर, ठीक है। रोटामीटर से हम क्या मेजर करते हैं, इससे भी हम रेट ऑफ फ्लो को ही मेजर करते हैं। पीट और ट्यूब तो आपने देख लिया। और एक चीज़ और है जो एग्जाम में पूछ रखा है, उसको मैं थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ, स्पेस नहीं है। तो हॉट वायर अमीनोमीटर के बारे में पूछता है, ठीक है। अब मैं छोटा सा लिख देता हूँ, हॉट वायर अमीनोमीटर, ठीक है। तो हॉट वायर अमीनोमीटर से याद रखना, इससे हम क्या मेजर करते हैं कि किसी भी एयर या गैस की वेलोसिटी मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एयर या गैस की वेलोसिटी हॉट एयर अमीनोमीटर से करते हैं। और एक चीज़, एक डिवाइस और है जिसका नाम है करंट, ठीक है। क्या नाम है उसका, करंट मीटर। तो करंट मीटर से क्या मेजर करते हैं, वेलोसिटी इन ओपन चैनल, ठीक है। इसमें क्या मतलब ओपन चैनल की वेलोसिटी मेजर करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इन ओपन चैनल, वेलोसिटी इन ओपन। अब इसे याद रखना, इसको मैंने 3 चीज़ मैंने क्या बताया, पहला बताया बेंड मीटर जिससे हम क्या मेजर करते हैं, रेट ऑफ फ्लो। रोटामीटर जिससे हम क्या मेजर करते हैं, रेट ऑफ फ्लो। और उसके बाद बताया हॉट एमैनोमीटर किससे क्या मेजर करते हैं, एयर या गैस की वेलोसिटी। और करंट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, वेलोसिटी इन ओपन चैनल। इसमें जो पूछा हुआ है हॉट एमैनोमीटर के बारे में, एक बार एसएससी के, एक या 2 बार एसएससी में ये आ चुका है। तो उसमें सिंपल से यही पूछा था कि क्या मेजर करते हैं, तो यार गैस की वेलोसिटी मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखो हम उसके बाद पढ़ेंगे कि अगर जैसे हमने बर्नौली क्वेश्चन पढ़ा कि कोई भी पाइप है, अगर पाइप किसी भी तरीके से उसमें कोई फ्लो हो रहा है, तो जब फ्लो होगा तो सिंपल सा है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे कि पाइप पे एक तरह का फोर्स को एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। फोर्स को क्या करेंगे, एग्जर्ट करेंगे। तो जो अब हम उसमें कैलकुलेट हमें ये करना है कि एज पर द इंजीनियर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो पाइप पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये डिज़ाइन पर्पज से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हमारे जो सिलेबस में है उसमें यही है कि हमें ये फाइंड करना है कि कितना फोर्स एग्जर्ट होता है फ्लूइड के द्वारा पाइप पे, ठीक है। तो इसको देखो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से हमें फ्लूइड की वेलोसिटी पता होती है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स हमें फाइंड करना है, तो हम फाइंड कर सकते हैं कैसे कि न्यूटन से यहाँ पे जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो भी न्यूटन का जो रूल था उन्होंने क्या बता रखा था कि F = m/a, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे F = m/a। और यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें वेलोसिटी में, तो dv/dt हम कर देंगे और dt का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये F × dt हो जाएगा। और उसके बाद से देखो मास कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी क्या हो रही है, ये वेरी करेगी। तो इसमें हमने क्या किया कि दोनों को हमने डिफरेंशियल में ले लिया, ठीक है। तो d इन ब्रैकेट m/v इस तरह से हमने कर दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है कि dm/v क्या है, ये क्या मोमेंटम है, किसका मोमेंटम है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं या फिर जो फ्लूइड का मास है उसका मोमेंटम है। अगर हम मोमेंटम फाइंड कर लें तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि ये जो इम्पल्स है या फिर इसमें फोर्स भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे, पहले मोमेंटम फाइंड करते हैं। मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अब हम एज्यूम करेंगे ये एक पाइप है, यहाँ पे जैसे फिगर में देख रहे हैं कि ये कोई एक पाइप है और इस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने कोई सा भी एक सेक्शन ले लिया और यहाँ पे ये सेक्शन पे देखा कि इस फ्लूइड का मास एट द पार्टिकुलर इंस्टेंट, हम किसी भी इंस्टेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि एक मास कंजर्वेशन का रूल्स होता है, जिसमें क्या है कि जो इतना फ्लूइड अगर एंटर कर रहा है उतना बाहर निकलेगा। मास क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये क्या, हमने मास कंजर्वेशन का जो रूल्स है उसको हमने फॉलो किया है कि ρ1, ठीक है। इसमें अगर डेंसिटी चेंज हो रही है तो ठीक है, ये क्या कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। बाद में हम क्या करेंगे, इसको इनकम्प्रेसिबल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब डेंसिटी को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। तो ρ1 × a1, ये पॉइंट यहाँ से 1 2 2 डैश 1 डैश तक की हम बात करें अगर, तो ρ1 a1 × ds1 कर देंगे तो यहाँ का मास हो जाएगा। और उसके बाद से हम इसको इक्वल कर देंगे यहाँ पे 4 3 3 दैट्स 4 डैश पे, तो ρ2 a2 ds2 कर देंगे, ठीक है। ds2 या और ds1 ये क्या है कि इसका लेंथ है, ये इस लेंथ की अगर हम बात करें तो इस जो फ्लूइड एलिमेंट है इसकी हमने लेंथ की बात करी, ये क्या है ds1 या ds2 हमने इसको लिया है, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें कि टाइम इंटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें आ जाएगा। तो ds1 की वैल्यू हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से चेंज हम कर सकते हैं ds1 और ds2 की वैल्यू को, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना, मोमेंटम फाइंड कैसे करेंगे, अगर हमें पर्टिकुलर एट द इंस्टेंट पे अगर हमें मास पता है, ठीक है। अगर इस फ्लूइड पार्टिकल का मास पता है और अगर हम इसमें वेलोसिटी का मल्टीप्लाई
अप्लाई कर दे तो हम उसका मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से मैंने ये किया कि इस पॉइंट पे हमने बात कर, अभी हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे मास कितना है कि ρ1 A1 ds1 मास है, उस एलिमेंट का मास है जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, और उसमें हम क्या करेंगे v1, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है v1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ की मोमेंटम हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोमेंटम फाइंड कर दिया। अब ds1 की वैल्यू को आप रख लो v1 dt रख लोगे तो हम यहाँ पे ρ v1 स्क्वायर dt को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा कि ρ2 A2 v स्क्वायर d2। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज़ को फाइंड किया। मतलब अब हमें क्या हुआ कि अब हमने यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए पॉइंट करें, सॉरी मैं यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 ले लेते हैं, 0.1 और 0.2 दोनों पे हमने क्या मोमेंटम फाइंड कर। अब हम क्या देखेंगे कि मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, मोमेंटम में चेंज क्या हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे क्या चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं और फ्लूइड को हम अब यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब डेंसिटी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। और उसके बाद से अब हम डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज इक्वल टू कितना होता है आपका A1 V1, ये इक्वल टू हो जाएगा A2 V2। ठीक है, तो इन दोनों को A1 V1 और A2 V2 को मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पे डिस्चार्ज क्यू ले रखा है, डेंसिटी कांस्टेंट ले रखा है, और हम कॉमन इनको अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है कि रो क्यू इन ब्रैकेट V2 माइनस V1 इंटू dt। तो ये हमारे पास फाइंड हो जाएगा, ये क्या, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम हमें फाइंड हो गया तो F इंटू डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम है, इसको हम इक्वल कर देंगे। यहाँ पर आप देखो मैंने इक्वल किया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक फोर्स का इक्वेशन आया कि क्या फोर्स होगा। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे रो क्यू V2 माइनस V1। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी के यहाँ पे क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ है। ठीक है, अगर हम 2D की बात करें, 2 डायमेंशनल की बात करें तो Fx कितना हो जाएगा। अब वेलोसिटी को हम क्या कर देंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट को हम ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा V1 cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका V1 sin थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रख के यहाँ पे हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट कर लेंगे, वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और उसके बाद आप देखोगे कि एस डायरेक्शन में जो हमने फाइंड किया फोर्स वो है रो क्यू V2 cos थीटा 2 माइनस V1 cos थीटा 1, और Fy मतलब कि वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है कितना होगा कि रो क्यू V2 साइन थीटा 2 माइनस V1 साइन थीटा 1। तो ये क्या है, ये जो हमने फोर्स अभी फाइंड किया है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द पाइप। ठीक है, ये पाइप के द्वारा फ्लूइड एलिमेंट पे जो फोर्स एक्सर्ट है वो है। हमें क्या फाइंड करना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड मास या फ्लूइड एलिमेंट ऑन द पाइप। ठीक है, हमें फ्लूइड मास के कितना एक्सर्ट करेगा फोर्स वो फाइंड करना। तो अभी हमने ये क्या फाइंड किया है कि जो पाइप है वो फ्लूइड पे कितना एक्सर्ट कर रहा है। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा कि फ्लूइड मास कितना मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया कि वही किया जो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली मैंने बताया कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड मास ऑन द पाइप बेंड। ठीक है, पाइप बेंड पे कितना एक्सर्ट करेगा तो एफ डैश हमने ले लिया उसको हमने। ठीक है, जो ये क्या है कि ये जो एफ डैश एक्स है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड है। ठीक है, बाय द फ्लूइड है, ऑन द बाय द फ्लूइड ऑन द पाइप है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, और हमने इस तरीके से दोनों डायरेक्शन की फोर्स को कंसीडर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फोर्स में अगर हम स्टैटिक प्रेशर फोर्स को भी कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि किसी तरह का स्टैटिक प्रेशर भी वहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे कि जो ऐड कर देंगे और या फिर नेट हम यहाँ पे कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर प्रेशर इस डायरेक्शन में है P1, ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में प्रेशर P1 है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में प्रेशर P2 है। ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रेशर P2 है, तो यहाँ पे P2 को हम क्या करेंगे, नेगेटिव ले, क्योंकि ये फोर्स दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे आप देखो P1 A1 साइन थीटा 1 और P2 A2 साइन थीटा 2, यहाँ पे मतलब एक नया कंपोनेंट हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास दोनों फोर्स फाइंड हो गए। फ्लूइड अब ये कैसे हैं, ये हैं आपके कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द पाइप। ठीक है, ये क्या बाय द फ्लूइड ऑन द पाइप है। अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, और इनकी डायरेक्शन को हम इस तरीके से गिवन फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, लेंदी हो जाता है, बट आप फॉर्मूला याद रखना। ज़्यादातर फॉर्मूला आपको ये एग्जाम में पूछ देता है फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादातर एग्जाम में पूछ देता है। ठीक, नेक्स्ट अभी तक तो हमने फोर्स की बात किया। अगर हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेट उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो इन द टर्म्स ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स हम उस एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करेंगे, ये अब हम पढ़ेंगे। कि अगर फ्लूइड का क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हम अभी जो पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिगर में आप देखो यहाँ पे जो क्यूबॉइड यहाँ पे जो क्यूब का शेप में दिया हुआ है, ये फ्लूइड एलिमेंट है। ठीक है, और हमने क्या किया कि प्रेशर एक एज्यूम किया है, ठीक, उसके फ्लूइड एलिमेंट के बीचों बीच। ठीक है,
यहाँ पे हमने प्रेशर, पहले हमने क्या प्रेशर किया था, एक साइड से हमने प्रेशर पी ले लिया था और दूसरे साइड से जो भी चेंजेज आ रहा था हमने उसको लिखा था। बट इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया, चेंज यही किया है कि अब हम एज्यूम किए हैं कि जो प्रेशर है वो क्या है कि बीच में है, ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट के बीच में है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन में जो होगा एक्स डायरेक्शन में, ये क्या है कि एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया, ठीक है। चेंज किया हुआ है dx/2 यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ पे dx/2 किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेंथ है ये dx है और पूरी लेंथ है, और ये जो प्रेशर है कहाँ पे है, ये बीच में है, ठीक है, ये बीच में एक्ट कर रहा है। तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन का जो हमने जो भी एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट है उसको हमने एक्स लिया है, एक्सेलेरेशन का जो वाई कंपोनेंट है उसको हमने वाई लिया है, और एक्सेलेरेशन का जो जेड कंपोनेंट हमने उसको एच जेड लिया, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, एक्स डायरेक्शन में कितना भी एक्सेलेरेशन होगा, तो एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो एक्स डायरेक्शन में कितने जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, उनमें अगर हम क्या करें कि उनका एरिया का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, एरिया का हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो p माइनस डेल पी डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू dx/2 इंटू dy/dz, ठीक है, जिस फेस पे ये एग्जर्ट हो रहे हैं हमने क्या किया, उसका हमने एरिया यहाँ पे एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फोर्स को हम बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या ये प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या ये प्रेशर है, और उसके बाद से हम एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट पे हमें फोर्स फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रेशर फोर्स क्या बैलेंस किया, और यहाँ पे रो यहाँ पे m इंटू है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना फोर, अभी मैंने आपको यहाँ बताया F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है, यहाँ पे भी इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है, F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो आप कि जो यहाँ पे दिखा रो dx dy/dz, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लूइड का मास हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या एक्सेलरेशन है, यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है, और जो हमें फाइंड करना है इसको क्या करें, अगर सॉल्व हम करते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना खुद से, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा ये मतलब कि एस डायरेक्शन में किस तरीके से अगर फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है, अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो प्रेशर किस हिसाब से चेंज होगा, प्रेशर का जो भी प्रेशर लाइन में क्या चेंजेज आएंगे वो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये इस तरीके से। सिमिलर हम देखेंगे वाई डायरेक्शन में भी हमने इसी तरीके से कर रखा है, और जेड डायरेक्शन में भी उसी तरीके से कर रखा है। बस इसमें आप एक एडिशनल कंपोनेंट यहाँ पे जी देख रहे होगे, मतलब ये है कि ए जेड है, जैसे कि अगर हम किसी भी फ्लूइड पार्टिकल या फिर कोई फ्लूइड कंटेनर है उसको अगर हम छोड़ते हैं और फ्री फॉल कर देता है, ठीक है, वो अगर फ्री फॉल करता है ए जेड में, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर क्या होगा जेड के हिसाब से, मतलब जो प्रेशर लाइन होगा वो वेरी करेगा। अगर यहाँ पे ए जेड की वैल्यू अगर हम 0 कर देते तो भी आप देखोगे कि प्रेशर में कोई ना कुछ वेरिएशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरीके से वेरिएशन आएगा। जैसे यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या फ्लूइड है और ये मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ax, ठीक है, यहाँ पे ax, और जो प्रेशर है, प्रेशर हमने क्या लिखा कि 2 डायरेक्शन में x डायरेक्शन में, और एक प्रेशर किसका फंक्शन है z डायरेक्शन में, ठीक है, 2 तरीके से हमने ले रखा। यहाँ पे देखो प्रेशर किस तरीके से वेरी कर रहा है कि dp इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाई डेल एस डी एक्स प्लस डी। अब 2 डायरेक्शन में, तो 2 डायरेक्शन में हमने प्रेशर को इस तरीके से डिस्क्राइब किया, ठीक है, क्या किया हमने इस तरीके से प्रेशर को डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल पी डिवाइडेड बाई डेल एक्स और यहाँ पे डेल पी डिवाइडेड बाई डेल जेड, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर रखी है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको जैसे प्रेशर क्या देगा, प्रेशर एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन पूछ लेता है तो प्रेशर क्या करेगा कि आपको प्रेशर को एक्स के रूप में कोई एक इक्वेशन दे देगा और सिंपली आपको क्या डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा है, इसको हम क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे dp की वैल्यू 0 कैसे होगी, ये आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि dp इक्वल टू 0 फॉर द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अब यहाँ पे आप देखो ये जो लाइन है, मैंने यहाँ पे जो ग्रीन कलर का मैंने दिखा रहा है यूनिफॉर्म प्रेशर लाइन, यहाँ पे जो प्रेशर लाइन है अब ये इस तरीके से हो जाएगा जिसका स्लोप क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, ठीक है, मतलब थीटा एंगल पे इस तरीके से इसका स्लोप दे रखा है। अगर ये जो फ्लूइड कंटेनर है अगर ये मूव करता है ax एक्सेलरेशन से, ठीक है, अगर हम कहीं भी बात करें, अगर इस पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट पर बात करते हैं, तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। बट अगर यही हम प्रेशर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और उसके बाद से फिर इस एलिमेंट पे बात करें या फिर इस प्रेशर लाइन पे, तो इन दोनों का प्रेशर कितना होगा, सेम नहीं होगा, मतलब कि ये वेरी कर रहे हैं जेड डायरेक्शन में, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डीपी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, तो डीपी की वैल्यू क्या होगी, जो डीपी है जो मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है वो क्या हो जाएगा कि इसमें चेंज प्रेशर होगा ही नहीं, तो ये क्या कॉन्स्टेंट है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको 0 ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल से हमारा फॉर्मूला मिला डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है, सिंपल से ये फॉर्मूला है। माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन का हमने यहाँ पे यूज कर रखा है, ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या हमने यूज कर रखा है, इस वजह से हम यहाँ पे माइनस यहाँ पे दे रखा है। डी जेड क्या है कि स्लोप है,
dz क्या है कि स्लोप है। यहाँ पे जो dz क्या है स्लोप है। अब सिंपल से यहाँ पे देखो इसको क्या ले सकते tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस as डिवाइडेड बाई g प्लस az। ये दोनों आपको इक्वेशन क्या रखना है, याद रखना है। आप इसको कैसे करके याद रखना, लिख के या फिर जो भी करके या इसको याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ देखने की इसमें यह है कि प्रेशर लाइन को देखो, ये यूनिफॉर्म प्रेशर लाइन है। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, तो आपको समझने में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वोर्टेक्स मोशन की अगर हम बात करें, वोर्टेक्स मोशन मतलब क्या है कि कोई फ्लूइड पार्टिकल है अगर वो मूव कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं, वोर्टेक्स मोशन बोलते हैं, वोर्टेक्स फ्लो बोलते हैं, ठीक है। वोर्टेक्स फ्लो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ 2D पे बात करें। अगर वोर्टेक्स फ्लो में क्या है तो थीटा डायरेक्शन में क्या होगा कि जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो थीटा डायरेक्शन में ही होंगे। आर के मतलब रेडियस की रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा, वहाँ पे जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो जो भी अगर फ्लो होगा वोर्टेक्स में तो उसमें क्या जो थीटा जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा कि थीटा के ही डायरेक्शन में होगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी स्ट्रीम लाइन है, जैसे ठीक अगर वोल्टेज फ्लो की हम बात करें तो अगर यहाँ पे वी आर अगर जीरो है तो आर डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में किसी तरह कोई मोशन नहीं है, तो जो स्ट्रीम लाइन हो जाएंगी वो क्या सर्कुलर हो जाएंगी, इस तरीके से हो जाएंगे स्ट्रीम लाइन, जैसा कैसे फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन पे अगर हम कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या देता है, थीटा डायरेक्शन में हमारा एक वेलोसिटी देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, ये क्या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता नहीं रखा है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है वो हमने किस तरीके से फाइंड किया है। कि अगर आप मेरा इससे पहले वाला अगर आप वीडियो देखे होगे तो उसमें मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो बता रखा है, बट मैंने इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में नहीं बताया। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक बार हम इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो वहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको याद रखना या फिर रिमेंबर करना, ठीक है। डेल रो डिवाइडेड बाई डेल टी प्लस डेल डिवाइडेड बाई डेल आर इन ब्रैकेट रो वी आर प्लस रो वी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 बाई आर डेल डिवाइडेड बाई डेल थीटा इन ब्रैकेट रो वी थीटा प्लस डेल डिवाइडेड बाई डेल जेड रो वी जेड, ठीक है। ये काफ़ी देखो सिमिलर सा इक्वेशन है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अब देख लो कि हम आर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं और थीटा डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो जो भी अब आर डायरेक्शन में क्या है, आर डायरेक्शन में रेडियस के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वी आर ये भी क्या है, रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा, डेल वी थीटा डिवाइडेड बाई डेल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, जो इसका फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग ये है कि वी थीटा इज नॉट द फंक्शन ऑफ थीटा, इट ओनली द फंक्शन ऑफ आर। अब यहाँ पे डेल वी थीटा अगर हम वी थीटा को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब यही है कि जो वी थीटा है वो थीटा का फंक्शन नहीं है, आर का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे अब देखो जो भी जो रिजल्ट आया हुआ है कि वी थीटा इक्वल टू फंक्शन ऑफ द आर, ठीक है। जो वी थीटा होगा क्या होगा, रेडियस का फंक्शन होगा। वी थीटा किसका फंक्शन होगा, रेडियस का फंक्शन होगा। तो वोर्टेक्स मोशन में आपको ये चीज़ याद रखना, जो वी थीटा होगा, जो थीटा डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो क्या होगा कि रेडियस का क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। थीटा का फंक्शन ना होगा, वो रेडियस का फंक्शन होगा। वोर्टेक्स मोशन में भी दो तरह के देखो मोशन होते हैं, एक तो होता है फ्री वोर्टेक्स होता है, एक होता है फोर्स वोर्टेक्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले फ्री वोर्टेक्स का देखेंगे। फ्री वोर्टेक्स में क्या कुछ एजम्पशन है, जैसे कि क्या इरोटेशनल वोर्टेक्स होगा और जो भी मैकेनिकल एनर्जी हो थ्रू आउट पूरा कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी है दैट्स मतलब कि बर्नौली इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे, प्रूफ भी है इसका और वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक। फिगर में आप देखो यहाँ पे कोई फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ऐसे डॉटेड करके दिखा रखा मैंने, ये क्या एक फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, फ्लूइड एलिमेंट है। इसका में दो तरीके से मोशन होगा। अगर ये वोर्टेक्स मोशन है, इरोटेशनल वोर्टेक्स मोशन है, तो इस तरीके से इसमें क्या होगा कि ये देखो यहाँ पे जो एक वेलोसिटी है यहाँ पे जो दे रखा है, इस तरीके से ये मूव करेगा, वी थीटा हम जिसको बोलेंगे, और एक इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनमें जो भी डिफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बीटा और अल्फा मैंने दिखा रखा है, ये किस तरीके से डिफॉर्मेशन होगा या ट्रांसलेशन होगा, ये मैंने इससे पहले भी मैंने बता रखा है। तो इसको अगर आप पहले वाले वीडियो को अगर आप रेफर करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। रोटेशनल वेलोसिटी है ये, यहाँ पे जो डब्ल्यू जेड है क्या है कि रोटेशन किसके अबाउट है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन है इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आप देखोगे कि एक चीज़ यहाँ पे से यहाँ तक तो ठीक है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ ठीक है, बट यहाँ पे एक एडिशनल कंपोनेंट आप देखोगे वी थीटा बाई आर, ठीक है। वी थीटा बाई आर क्या है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट एक वेलोसिटी है वी थीटा, इसकी वजह से यहाँ पे हमें एक ऐड करना पड़ता है कंपोनेंट जो वी थीटा बाई आर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हमको वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा है कि जो रोटेशन है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं पहले वाले या फिर इससे पहले लेक्चर में मैंने इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया, तो प्लीज़ अगर आप इसे देख रहे हो तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर आप रेफर कर लेना, ठीक है, जिसमें मैंने वोटोसिटी, ये रोटेशनल मैंने सारा बता रखा है, ठीक है। वर्टिसिटी है तो वर्टिसिटी को अब यहाँ पे ठीक है, ठीक से वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमें यहाँ पे वर्टिसिटी फाइंड हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जाम्पशन ले रखा है ए रोटेशनल वोर्टेक्स है, मतलब फ्लो क्या है कि ए रोटेशनल है, तो यहाँ पे जो ए रोटेशनल इसका मतलब जो रोटेशनल कंपोनेंट है, ठीक है, जो डब्ल्यू जेड है, जो जेड के अबाउट रोटेट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि फॉर द ए रोटेशनल फ्लो वर्टिसिटी इक्वल टू जीरो, या फिर आप जो भी रोटेशनल कंपोनेंट है आप इसको जीरो करते हो तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। अगर हम ये जीरो हो जाता है, इक्वेशन को अगर हम पुट करते हैं कि यहाँ पे जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमें एक फाइनली एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि वेलोसिटी और रेडियस में क्या है कि मतलब कि रिलेशन दे रखा है, और अगर हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, और फाइनली हम क्या फाइंड करेंगे कि वी थीटा इक्वल टू सी बाई आर। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये याद रखना, इसका मतलब इस्तेमाल है कि वी थीटा इक्वल टू सी बाई आर। सी क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। सी क्या, मैं फिर से बताता हूँ, सी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और ये जो रिलेशन है वी थीटा इक्वल टू सी बाई आर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसमें देखोगे किस तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो भी वोर्टेक्स फ्लो हमने भी देखा है, जो फ्लूइड वोर्टेक्स मोशन देख रहे हैं, इसमें प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब कि प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 2 डायमेंशनल की अगर हम बात कर रहे हैं, और प्रेशर क्या किसका किसका फंक्शन है, थीटा का और आर का फंक्शन है, तो सिर्फ हम 2 डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन का मैंने इस्तेमाल किया, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता रखा है। अगर आप लास्ट इससे पहले का वीडियो अगर आपने रेफर किया है तो ये क्या है कि यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पे यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया हमने। यहाँ पे हमने यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे सारा बता रखा है, ठीक है। और जी साइन थीटा की ये बॉडी फोर्स है। मैंने आपको जब इक्वेशन यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन बता रहा था तो वहाँ पर मैंने इस तरीके से फंक्शन लिखा था यहाँ पे एक्स, ठीक है, एक्स बार मैंने इसे करके कुछ लिखा था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास हमने इसको बताया था। तो जी साइन थीटा यहाँ पे भी वही है कि बॉडी फोर्स है पर यूनिट मास है। अगर यहाँ पे देखो कि कोई भी एक कंपोनेंट है, यहाँ पे फ्लूइड कंपोनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका खुद का वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो mg होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और बट ये क्या फोर्स है, बॉडी फोर्स ये क्या पर यूनिट मास हमने लिया था, ठीक है। फॉर्मूले में जो हमने क्या दिखा थी, पर यूनिट मास लिया था। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी मतलब कि जी या फिर जो बॉडी फोर्स फाइंड होगा वो जी साइन थीटा होगा, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी टोटल जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पे डी वी आर डिवाइडेड बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हम स्टडी फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। किस फ्लो की बात कर रहे हैं, हम स्टडी फ्लो की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, जो डी टी वाले पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये इस तरीके का मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का हमें इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये किसके, ये कौन से डायरेक्शन, ये तो थीटा डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे, सॉरी ये किसका, आर डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या, थीटा डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। थीटा डायरेक्शन में क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है, जैसे कि वी आर क्या है, वी आर क्या था वहाँ पे वी आर क्या था कि उसमें कोई भी मतलब कि आर डायरेक्शन में कोई भी वो नहीं था, ठीक है। जो डेल वी थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी, ये जीरो होगा क्योंकि हम स्टडी फ्लो की बात करें। तो यहाँ पे जो भी सारे ये कंपोनेंट हो जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे जीरो, क्योंकि यहाँ पे डी वी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी ये तो जीरो हो जाएगा। ये क्या टोटल एक्सेलरेशन है, ये क्या है कि टोटल एक्सेलरेशन है, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये सारे जो कंपोनेंट हैं टोटल एक्सेलरेशन के, टोटल मतलब कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है, टेम्पोरल एक्सेलरेशन, ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा ताकि आपको एक बार और रिकॉल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है, इसको अगर आप और आगे करते जाएंगे तो हमें क्या फाइंड चलेगा, वी थीटा, यहाँ पे वी आर इंटू वी थीटा इक्वल टू, वी थीटा को हमने क्या ले रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वी थीटा की क्या होती है, मैंने यहाँ पे देखा तो वी थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे तो वी थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पे आप देखो कि वी थीटा डेल वी थीटा डिवाइडेड बाई डेल आर इंटू यहाँ पे वी इंटू आर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो ये तो जीरो रखा है, यहाँ किसकी हम बात कर रहे थे,
यहाँ पे तो वी थीटा के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, थीटा डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इस वजह से हमने क्या कर रखा है, इसको यहाँ पे कट करके जीरो कर दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और उसके बाद जो हमें रिमाइंस कंपोनेंट मिलेगा ये मिलेगा। ठीक है, अब डेल पी डिवाइडेड बाई डेल थीटा, यहाँ पे क्या हो, डेल पी डिवाइडेड बाई डेल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल पी डिवाइडेड बाई डेल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, जो भी रिस्पेक्टिव जो भी इक्वेशंस है उसमें अगर हम पुट करेंगे तो हम फाइंड करेंगे कि हमें ये दो तरह के इक्वेशन मिले, वन बाई गामा वन बाई गामा इंटू डेल पी डिवाइडेड बाई डेल आर इक्वल टू वी थीटा स्क्वायर माइनस जी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे जो जी साइन थीटा था, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जी साइन थीटा था, जी साइन थीटा को हमने किस में कन्वर्ट किया है, डी जेड डिवाइडेड बाई डी आर। कैसे कि यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट ले लो, यहाँ पे डी आर था, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या करो, जी डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है, ये जेड डायरेक्शन। जब आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करोगे, इसके आगे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे देखो इस तरीके से देखो, ये डी जेड है, ठीक है, ये क्या डी जेड है, और ये कंपोनेंट क्या है, डी आर। और अगर इसके बाद हमें थीटा के साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, डी जेड डिवाइडेड बाई डी आर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे वी थीटा, जो वी थीटा स्क्वायर है, वी थीटा स्क्वायर का हम क्या लिख रखा है यहाँ पे, सी बाई आर। तो यहाँ पे सी बाई आर करके भी आप इसको यहाँ पे मतलब इस तरीके से भी आप इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों के दोनों इक्वेशन क्या है कि सही है, और ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर आर के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कुछ फंक्शन हमें फाइंड होंगे इस तरीके से। ठीक है, मतलब कि पी डिवाइडेड बाई गामा, ठीक है, पी डिवाइडेड बाई गामा या फिर डेंसिटी है इक्वल टू क्या, माइनस सी स्क्वायर अपन टू आर स्क्वायर माइनस जी जेड प्लस कॉन्स्टेंट। कोई ये थीटा का फंक्शन होगा जो कॉन्स्टेंट मतलब कि हमें फाइंड होगा। ठीक है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे हमें कॉन्स्टेंट मिलता है जो कि इसका फंक्शन होगा, थीटा का फंक्शन होगा। अगर हम 2 पॉइंट के बीच में उसी को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या, जो कॉन्स्टेंट हो जाए, डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं हो, फिर हम उसको कांस्टेंट नहीं लेते हैं। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल अगर हम करते हैं 0.1 और 0.2 के बीच में, तो इस तरीके से अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे, ये ज़्यादा उतना पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये दिखाना है कि ये जो फ्लो है वो क्या फॉलो करेगा, बर्नौली इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो ये आप देखो कि बर्नौली इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि अब यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन क्या फॉलो कर रहा है कि जो वो फ्री वॉर्टेक्स मोशन है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि फ्री वॉर्टेक्स फ्लो है, ठीक है, जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो है ये क्या है, बर्नौली इक्वेशन को फॉलो करता है। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो किसको फॉलो करता है, बर्नौली इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो बर्नौली इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास है फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो क्या है कि अब देखोगे कि कोई भी अगर हम डिस्क है किसी भी जैसा कि हमने स्कूल लेवल पर पढ़ा था, कोई डिस्क है अगर वो मतलब कि ओमेगा वेलोसिटी से अगर वो रोटेट कर रही है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जैसे हम कोई आर डिस्टेंस पे उसकी अगर हम लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो क्या करते हैं कि हम उसकी रोटेशनल वेलोसिटी में अगर हम उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा कि लीनियर वेलोसिटी मिल जाती है, मतलब कि हमें वी थीटा मिल जाएगा। इस तरीके से एक सिंपल सा मतलब कि एक इक्वेशन हमने इस तरीके से पढ़ रखा था। ठीक है, अभी हम बात इसी कह रहे हैं फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो की बात करें। कुछ रोटेशनल फ्लो अगर हम अबाउट द जेड डायरेक्शन की बात करें तो ये रोटेशनल फ्लो को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ मैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे हमने क्या पढ़ रखा था, इसमें ये इक्वेशन पढ़ा था जिसको हमने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अगर आप पहले वाले वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको शायद बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये तो हमारा रोटेशनल कंपोनेंट है। नेक्स्ट हम फिर से यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें। यहाँ पे फिर से यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन थीटा डायरेक्शन में अगर हम पुट करते हैं इसको, ठीक है, और रिस्पेक्टिव वैल्यू को हम पुट करेंगे और 0.1 से 0.2 के बीच में हमने यहाँ पे देखो क्या किया कि इंटीग्रेट किया। ठीक है, किसी भी एक 0.1 और 0.2 के बीच में इंटीग्रेट किया। अगर हम इंटीग्रेट डेफिनेट इंटीग्रेट ना करके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, सिर्फ हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ भी हमें एक फंक्शन मिलता है जो कि कॉन्स्टेंट मिलता है, जो कि इसका फंक्शन होगा थीटा का फंक्शन होता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी तरह कोई कांस्टेंट हमें नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसको जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद से आप देखोगे कि कैसे यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन हमने मतलब बर्नौली का इक्वेशन हमें फाइंड ही नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखो बर्नौली इक्वेशन हमें फाइंड नहीं हुआ। तो सिंपली से हम क्या कह सकते हैं कि जो भी ये फ्लो है, जो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो है, ये क्या करता है कि बर्नौली इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला कि अगर वोर्टेक्स फ्लो है, ठीक है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो ये बर्नौली इक्वेशन को फॉलो करता है, और एक फोर्स वोर्टेक्स फ्लो ये बर्नौली इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो एक बर्नौली इक्वेशन को फॉलो करता है, एक बर्नौली इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। दोनों के क्या क्या इक्वेशन है यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि यहाँ पे। ठीक है,
एक तो इसमें ये देख सकते हो कि जो प्रेशर है और रेडियस के अबाउट किस तरीके से चेंज होगा, मतलब कि एक प्रेशर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होते हैं, इस वाले इक्वेशन में मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन को ये फॉलो करता है, ये मैंने प्रूफ कर रखा है यहाँ पे। फोर्स वोल्टेज फ्लो में क्या है कि सिमिलर है, अगर हमें कोई भी वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन है तो हम कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये कुछ को प्रूफ कर रखा है। और इन दोनों इक्वेशन को अब याद रखना, इन दोनों में किसी एक को याद रखना, वो आप कन्वर्ट कर लोगे। अब थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे, मैं करवाऊंगा तो आप इसको याद कर जाओगे या फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये बर्नौली इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। तो एसएससी वगैरह में या छोटे मोटे एग्जाम में या फिर 1 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि फोर्स वोल्टेज फ्लो बर्नौली इक्वेशन को फॉलो करता है नहीं करता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कोई जैसे हमने यहाँ पे सिलेंडर ले रखा है, सिलेंडर में क्या रखा है कि हमने वाटर फिलअप कर रखा है। ठीक है, और फिर हम उससे क्या करते हैं, ओमेगा वेलोसिटी से हम उसको रोटेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो लिख रखा है सिलेंड्रिकल फोर्स वोल्टेज फ्लो है। ठीक है, और तीनों डायरेक्शन की हम बात करते हैं, तो 3D में हम बात करें कि आर, थीटा और जेड तीनों डायरेक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखेंगे जो भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये इक्वेशन हमने क्या फाइंड कर रखा था, या फिर ये इक्वेशन ही हमने इसका ठीक यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन से, या फिर आप देखोगे यहाँ पे पीछे आप देखोगे तो फोर्स वोल्टेज फ्लो का क्या हमने इक्वेशन फाइंड कर रखा है। यहाँ पे देखो P2 - P1 डिवाइडेड बाई रो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 2। ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन है। बट यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का उसका इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी थीटा क्या होता है, ओमेगा, जब यहाँ पे वी थीटा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा आर होता है। ठीक है, तो इसको वैल्यू को हमने क्या यहाँ पे पुट कर रखा है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर इसके बाद अब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे देखो कांस्टेंट है जो कि इसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। अगर ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हमने किया है। ठीक है, अगर आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में इंटीग्रेट करते हो तो ये क्या होगा कि कांस्टेंट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इसके इंटीग्रेट करते हैं फर्दर, आप इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, सॉल्व करेगा तो ये इक्वेशन हमें मिलती है यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन इस तरह की मिलती है। ठीक है, ये इक्वेशन अगर हमें हाइट डेप्थ फाइंड करना, जैसे कि अगर यहाँ पे पहले जब हमने इसको घुमाया नहीं था तो इसकी लेवल मान लो कि यहाँ पे था, बट हम जब उसको रोटेट करा रहे हैं तो उस समय कुछ हाइट पे यहाँ तक तो चला आता है। ठीक है, वाटर का जो यहाँ पे सरफेस है, फ्री सरफेस है, इस तरीके से वो ऊपर तक आ जाता है। तो ये अगर हाइट हम एग्जाम में पूछता है कि ये हाइट कितनी होती है, तो उस हाइट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला है उसका हम इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, ये इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। ये एक एप्लीकेशन है कि हाइट फाइंड करने के लिए हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक, P2 - P1 डिवाइडेड बाई रो जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। और एच की वैल्यू क्या है, एच की कैसे हो गया कि P2 इक्वल टू कितना हो जाए, P2 इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, ये क्या हेड है, यहाँ पे P2 - PA इक्वल टू रो जी एच, और इसको यहाँ से हम क्या हेड फाइंड किया है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप देखोगे कि H इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 - PA, ये PA क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डिवाइडेड बाई रो जी। ठीक है, तो यहाँ पे P2 - P1 डिवाइडेड बाई रो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हेड हो जाएगा, और हेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये इक्वेशन क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन में 2 नंबर में भी आ चुका है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई है समझने में तो कोई बात नहीं, मेरे थोड़ा गले में खराश हो गया और मैं थोड़ा सा जल्दी से मतलब बोलने लगा। अगर आपको किसी तरह कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करना, मैं उसको मतलब सॉल्व करूंगा, जरूर करूंगा। और आपको मैं अगर कोई किसी तरह कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा तो मैं फिर से उसको क्लियर कर दूंगा जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, मैं भी आप अपना फीडबैक जरूर दे देना। आप मतलब कि अगर आप कमेंट वगैरह करते हो तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है, मतलब आप क्या चाहते हो, या फिर क्या समझ में आपके नहीं आया, तो इस सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं उस तरीके से। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको कर लेना, और अगर आप कोई फ्रेंड वगैरह हैं तो उनसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, लाइक वगैरह अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर लेना। उसके बाद से नेक्स्ट हम उसके बारे में देखेंगे, लेमिनार वगैरह फ्लो के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा इसमें।